नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह अव्यान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपने डेली एडिटोरियल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि हमने आज के इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ। दूसरा टॉपिक है थलाइवेट्टी मुनियप्पन टेम्पल। तीसरा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। पहला टॉपिक्स, पहली न्यूज क्या है। आपने बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो भी आपने देखा है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब भी डिसीजन आएगा एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर तो उसको हम ढंग से पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दल बदल विरोधी कानून, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये न्यूज है कि महाराष्ट्र में जो भी चल रहा है उसका मामला जो शिवसेना में बिखराव हुआ है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आएगा तो इसको ढंग से देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, क्या है दल बदल विरोधी कानून। सन 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया। दोस्तों उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया और 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी। जो दल बदल को लेकर कुप्रथा भारत में प्रचलित थी उसको समाप्त करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। इस कानून के तहत जो भी जनप्रतिनिधि है, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं कब कब किया जा सकता है। यदि कोई विधायक स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता अगर छोड़ देता है तो उसको दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। मान के चलिए कोई उम्मीदवार बिना किसी राजनीतिक पार्टी के चुनाव लड़ता है या निर्दलीय चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसको इसके तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत, मतलब पार्टी के विपक्ष में वोट किया जाता है। जब कोई भी प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है तो उसके पक्ष या विपक्ष में वोटिंग होती है और राजनीतिक दल उसके लिए व्हिप जारी करते हैं। और जब कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल के विपक्ष के विपरीत, राजनीतिक दल के विपरीत जाके वोटिंग करता है तो उसको इसके तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है तब भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य, कितना टाइम पीरियड है, 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। आपको पता है कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उन सदस्यों को 6 महीने तक किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की छूट दी गई है, परंतु अगर 6 महीने के बाद वो किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उनको इस कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कानून के अनुसार सदन का अध्यक्ष लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। यदि सदन के अध्यक्ष के दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है, यदि अध्यक्ष से रिलेटेड ही कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें दल बदल पर भी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं अगर उनके ऐसे घटित होने पर उनको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। जैसे दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कम से कम कितने 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हों। यदि उस दल के 2/3 विधायक दूसरे दल में शामिल होने के लिए
सहमत हो जाते हैं तो ना तो उस राजनीतिक दल को ही और ना ही दल बदल रहे सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जाएगा, उनको इस कंडीशन में छूट दी गई है। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इन कानून से छूट दी गई है, क्योंकि आपको पता है कि जो सदन का अध्यक्ष होता है वो तटस्थ होता है, इसलिए उसको अपने दल को छोड़ने के लिए छूट दी गई है। वो तटस्थ रह करके अपने पद पर बना रह सकता है। कानून में कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। मतलब दल बदल विरोधी कानून के तहत जब अध्यक्ष के द्वारा कोई निर्णय सुना दिया जाता है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ऐसा इस कानून में लिखा था। परंतु यह केस हुआ था 1992 में कि होतो होलोहन केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रबंध को समाप्त कर दिया और इस कानून को न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंदर लाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, पर एक शर्त है। यह माना गया कि जब तक पीठासीन अधिकारी अपना आदेश नहीं देता तब तक कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मतलब जब तक अध्यक्ष का निर्णय नहीं आ जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो एक प्रश्न देख लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी उपबंध हैं? दूसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, आठवीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्जेम्पशन गिवन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। Disqualification on ground of defection does not apply in case of merger of political parties in some conditions। मतलब कुछ कंडीशंस में पॉलिटिकल पार्टीज को मर्जर के लिए छूट दी गई है। ए पार्टी में मर्ज विद अनदर और द टू मे फॉर्म ए न्यू पार्टी इफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी डिसाइड टू मर्ज विद अनदर पार्टी। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला टॉपिक है हमारा, मद्रास हाईकोर्ट ने अभी एक डिसीजन सुनाया है। तमिलनाडु में एक हिंदू मंदिर था जो अब तक उसको बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया गया है। उसकी जो जांच कमेटी बनी थी उसने कुछ शोध किए हैं और जो उनके आधार पर निर्णय सुनाया गया है। हमारी न्यूज को देख लेते हैं क्या है। ये मंदिर है दोस्तों, ये मूर्ति है उस मंदिर की जिसके ऊपर भी ये फैसला आया है मद्रास हाईकोर्ट का। तो क्या है, द थलाईवेट्टी मुनियप्पन टेम्पल नियर सलेम। मतलब तमिलनाडु में ये एक लोकल हिंदू देवता माने जाते थे अब तक, पर आज के बाद से, अब जब मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन आया है तब से इसको बौद्ध साइट के रूप में घोषित कर दिया गया है। क्यों? इसके कुछ रीजन दिए जो जांच कमेटी बनी थी। जो इसमें मूर्ति है उसमें जो बैठने की पोजीशंस हैं वो भगवान बुद्ध के बैठने के तरीकों से मिलती जुलती हैं। जैसे क्या बताया गया है इसमें कि ये हार्ड स्टोन से बनाया गया है। ये मंदिर जो है हार्ड स्टोन से बना है। और हिंदू रीति रिवाजों के मंदिर कैसे बनते थे? सीमेंट से, ब्रिक्स से और कंक्रीट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैंड्स आर पोज्ड इन ध्यान मुद्रा। दोनों हाथ कौन सी मुद्रा में है? ध्यान मुद्रा में है। द हेड शोज लक्षण ऑफ बुद्धा सच कर्ली हेयर उसनेसा एंड इलोंगेटेड ईयर बॉल। अभी ध्यान मुद्रा देख लेते हैं कौन सी है। ये जो मुद्रा है ये ध्यान मुद्रा है दोस्तों। आप देख लीजिए हाथों को कैसे रखा हुआ है, ध्यान मुद्रा में रखा हुआ है। और अभी हमने जो उसनेसा देखा है दोस्तों, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है इस मूर्ति के ऊपर, ये वाला पार्ट क्या है? उसनेसा है। उर्ना इज नॉट विजिबल ऑन द फोरहेड। उर्ना क्या है दोस्तों? देखिए इस मूर्ति में जो इसके फोरहेड पे ये बिंदी दिखाई दे रही है इसको क्या बोलते हैं? उर्ना बोलते हैं। और जो अर्ध पद्मासन मुद्रा है, ये मुद्रा पद्मासन मुद्रा है। तो इस मुद्रा में जो मूर्ति है वो पाई गई है। इसके आधार पर इसको एक बुद्ध साइट घोषित कर दिया गया है। अगला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें उसमें इतना ही याद रखना है कि वो मंदिर है कहां पे है? तमिलनाडु में है। और अभी उसको बुद्ध साइट के रूप में घोषित कर दिया गया है। रियर अर्थ एलिमेंट हमारा अगला टॉपिक है, रियर अर्थ एलिमेंट। तो ये न्यूज है दोस्तों कि जो
चाइना पे जो हमारी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर निर्भरता है उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए कुछ वेस्टर्न देशों ने मिलकर अमेरिका के साथ एक ग्रुप बनाया है जिसमें भारत को शामिल नहीं किया गया है। तो उसके बारे में जान लेते हैं क्या है। एज पार्ट ऑफ ए ग्लोबल चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी अडॉप्टेड आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक दैट कॉज्ड मैसिव सप्लाई चेन डिसरप्शन, ए ग्रुप ऑफ वेस्टर्न नेशन आर कोऑपरेटिंग टू डेवलप अल्टरनेटिव्स टू चाइना टू इंश्योर की इंडस्ट्रियल सप्लाईज। तो आपने जो मैंने बताया वही है। ए न्यू यूएस लीड पार्टनरशिप इनिशिएटिव ऑफ 11 नेशंस, कितने 11 नेशंस, टू बोल्स्टर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस अरेंजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है और इस अरेंजमेंट का नाम क्या है, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, MSP। पर नई दिल्ली जो मतलब भारत सरकार कूटनीतिक तरीके से इसमें शामिल होने के लिए प्रयास कर रही है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्या है, वो सब हम जान लेते हैं। दुर्लभ पृथ्वी तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 17 दुर्लभ पृथ्वी तत्व जिनमें 15 लेंथेनाइड्स, स्कैंडियम एंड येट्रियम शामिल हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, हल्के और भारी, जिनमें से लेंथेनियम, सेरियम, नियोडियम, प्रोजोडियम, समेरियम आदि भारत में पाए जाते हैं, परंतु डिस्पोसरियम, टेरबियम और यूरोपियम ये सब जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ये भारत में बहुत कम मिलते हैं और इनको निकालना भी असंभव है। कोबाल्ट, निकल और लिथियम जैसे खनिजों की आवश्यकता विद्युत वाहनों की बैटरीज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इनको दुर्लभ पृथ्वी तत्व 200 से अधिक उपभोक्ता उत्पादों में काम आते हैं, जैसे छोटे मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, फ्लैट स्क्रीन टीवी, मॉनिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनका उपयोग ये है। तो एक प्रश्न है आपके सामने, ये देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द रेयर अर्थ मिनरल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ मेटल्स बिकॉज ऑल ऑफ देम आर मेटल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ ऑक्साइड बिकॉज इट इज वेरी रेयर टू फाइंड देयर ऑक्साइड्स। तीसरा ऑप्शन क्या है, रेयर अर्थ मेटल्स हैव वेरी डाइवर्स यूज स्टार्टिंग फ्रॉम डेली लाइफ टेक्नोलॉजी टू हाई टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री यूजेज। चौथा ऑप्शन है द यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूं तीनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ दोस्तों। धन्यवाद।